सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पुनरावृत्ति प्रक्रिया में जानेंगे अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में 2 स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के 2 नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम मिला। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का सबसे उत्कृष्ट नगर है। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिलते हैं। मोहनजोदड़ो अपने दौर में सभ्यता का केंद्र था। संभवतः ये इस क्षेत्र की राजधानी था। यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला था। 5000 वर्ष पूर्व यह एक महानगर था। इस नगर में सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नामक नगर था, जिसके साक्ष्य रेल लाइन बिछने के समय नष्ट हो गए थे। यह नगर मैदान में नहीं अपितु टीले पर बसा था। ये टीले प्राकृतिक नहीं अपितु मानव निर्मित हैं। इनमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है। यह कार्य सिंधु के पानी के बचाव के लिए किया गया था। ये नगर भले ही आज खंडरों में बदल गया, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः ही कह देते हैं। यहाँ की प्रायः सभी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। सिरे पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है, जिसे महाकुंड का नाम दिया गया है। महाकुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार हैं, जिसमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। 3 और साधुओं के कक्ष हैं। उस काल की सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक उत्कृष्ट नमूना है। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंट से बनाए गए हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी का न आने देना, इसका भी ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए एक तरफ कुआं है। यह कुआं दोहरे घेरे वाला है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हैं और उनसे ही ढकी हुई हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलती। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। यहाँ कर रूप में आया अनाज रखा जाता था। यहाँ 9-9 चौकियों की 3-3 हवादार कतारें हैं। उत्तर में एक गली है, जिसके माध्यम से बैलगाड़ी में अन्न आता होगा। इसी प्रकार का एक ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी मिला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊपर चबूतरे पर एक बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। ये स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है और इसका निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। राखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। यह स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। राज्य सत्ता धर्म सत्ता के केंद्र 4 दीवारी के भीतर ही होते थे। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर स्थित है। संसार में गढ़ के स्वरूप संभवतः मोहनजोदड़ो के इस रूप से ही प्रभावित हैं। मोहनजोदड़ो में यह अकेली ऐसी इमारत है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बची रह सकी है, अन्यथा शेष इमारतें आज खंडर के रूप में तब्दील हो गई हैं।
सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। यह खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते थे। कपास की खेती भी होती थी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में मिला है। ये सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर था और राजस्थान में तांबे की खानें थीं। इनके ही उपकरण खेतीबाड़ी के काम में आते थे। यहाँ रबी की फसल कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के तो पुख्ता प्रमाण मिले हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में भी एक भग्न इमारत है, जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह संभवतः राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारियों के बाहर छोटे छोटे टीले हैं, जिन पर बस्ती लेखक उसको नीचा नगर कहते हैं। पूरब में रईसों की बस्ती है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं, कुएं भी अधिक हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के संक्षिप्त नाम से मोहल्ले बन गए हैं, जैसे डीके, हल्का, दीक्षित, काशीनगर की खुदाई। डीके के नाम पर 2 हल्के हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है, अब तो आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं है। उनके दरवाजे अंदर गली में हैं। मुख्य सड़क की ओर पीठ है। किसी के घर के जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ समांतर ढकी हुई गलियां हैं। हर घर में स्नानाघर है। स्नान घर प्रत्येक घर में पाया जाता है। खुली नालियां भी भीतर बस्ती में नहीं हैं। घर का पानी पहले घर की हौंदी में आता है, फिर सड़क की नाली में। बस्ती के भीतरी 9 से 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं। बस्ती में कुएं हैं। पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। सिंधु घाटी की ये सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के कारण जल संस्कृति कही जा सकती है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है। यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। शायद यहाँ 2 मंजिल मकान रहे हों। कुछ दीवारों में छेद हैं, जिससे अनुमान यह लगाया जाता है कि शायद यह सहतीर के छेद हों। सभी घर का 1:2:4 की भट्टी की पकी ईंटों से बने हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग नगण्य है। छोटे बड़े सब घर एक पंक्ति में हैं। अधिकतर 30 बाई 30 फुट के हैं। कुछ इनमें दुगने तिगुने आकार के भी हैं। वास्तुकला प्रायः सभी की एक जैसी है। एक घर मुखिया का घर कहलाता है। इसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। बड़े घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं। छोटे बड़े सभी घरों में कमरों का आकार प्रायः छोटा है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शहर की आबादी ज़्यादा रही होगी। छोटे घरों में छोटी संकरी सीढ़ियां हैं, जिसके पायदान ऊंचे हैं। शायद ये जमीन की तंगी के कारण हों। घरों की खिड़की व दरवाजों पर छज्जे नहीं हैं। नहर के चिन्ह भी नहीं मिले हैं। लगता है कि उस काल में बारिश खूब होती थी। कुओं की अधिकता थी। कभी पानी का अभाव से में इस इलाके में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। मोहनजोदड़ो की गलियों व घरों को देखकर लेखक को राजस्थान याद आता है। ज्वार बाजरे की खेती व बेर तो समानता के कारण है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का कुलधरा गांव भी तो मोहनजोदड़ो की याद दिलाता है। इस गांव के निवासी अपने राजा से तकरार के कारण सारा गांव खाली कर चले गए थे। पीले पत्थरों से बना ये सुंदर गांव अपने बाशिंदों की मानव प्रतीक्षा कर रहा है। राजस्थान के समान ही गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं हैं। कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध
छपाया है। इसमें सिंधु घाटी के 100 वर्ष पहले प्रयोग होने तथा खुदाई में मिली ठोस पहाड़ियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिसमें चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया है। बैलगाड़ी में अरे वाले पहिए परिवर्ती हैं, अब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे हैं। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतरे पहिए काम कर रहे हैं। खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। ये किसी कस्बाई स्कूल छोटी इमारत जैसा है। अजायब घर छोटा है, सामान भी ज़्यादा नहीं। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक को काफ़ी हैं। तो छात्रों, ये था हमारा